आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लाए हैं जो कि 10 से 12 लाख में मिलती है। इसके अंदर हीटेड सीट्स हैं, 660 सीसी है, जापानी है। इसके अलावा इसके अंदर स्पेस भी बेहतरीन है और कंफर्ट भी बेहतरीन है। हमारे साथ वहीद भाई मौजूद है जिनकी ये गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम आज सलाम। वहीद भाई से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इस गाड़ी से रिलेटेड, ताकि इस गाड़ी का आपके लिए एक बेहतरीन सा ऑनर्स रिव्यू ला सकें। अच्छा वहीद भाई, आप पहले ये बताएं कि आपने ये गाड़ी कब ली थी, मैंने ये 2014 में बाय की थी। कितने की? 7,25,000 की नॉन रजिस्टर्ड कार थी। अच्छा, और इसके ऊपर 30,000 जो है मैंने रजिस्ट्रेशन का पे किया था। सही है। और आपको तकरीबन 8 की पड़ी होगी सारे खर्चे खर्चे में? 8 की इस तरीके से पड़ी थी कि क्योंकि कुछ इसके मैंने फ़िल्टर्स चेंज करवाए थे, मोबिल ऑयल चेंज करवाया और थोड़ी सी इसकी एसेसरीज़ वगैरह एडअप की थी, जिसकी वजह से अराउंड 8 लाख राउंड फिगर मुझे पड़ गई थी इसकी। अच्छा, उस टाइम पे भी जापानी गाड़ियाँ थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो थी, रिलेटिवली बहुत कम थी, लेकिन उस टाइम भी बड़ी 7-8 लाख रुपए में जापानी गाड़ी मिलना उस टाइम भी मुश्किल था। तो आपने बजट को देख के ही यही गाड़ी ली थी या आपको लगा था कि ये सबसे बेहतरीन है जापानी में से? अगर आपको सही बात बताई जाए तो इस बजट में मुझे कोई और बेटर ऑप्शन नहीं मिल रही थी। एक तो मैं नॉन रजिस्टर्ड लेना चाह रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जापानीज़ कार जो भी यहाँ पे आती हैं, एक तो वो रिकंडीशनड होती हैं और प्लस पाकिस्तानी रोड्स पे गाड़ी चली हुई, आपको आइडिया होगा कि वो बड़ी वेयर एंड टियर हो चुकी होती है। सो ये एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने इंपोर्ट की थी और उनके पास ये पार्क थी, यूज़ नहीं कर रहे थे वो। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर इफ़ यू वांट टू सेल इट तो मैं उनको बाय कर लेता हूँ। इस प्राइस में मुझे और ऑप्शंस मिल ज़रूर रही थी, लाइक मेरान थी आपकी जो है। मेरान से तो इसका मुकाबला ही नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एग्जैक्ट, मतलब इस प्राइस रेंज में आपको मिल रही थी। मेरा आइडिया था कि मैं विड्स बाय कर लूँ, लेकिन विड्स भी जो है वो स्टार्ट 9 से हो रही थी उस टाइम, जो है ना, कोई जो रीज़नेबल कंडीशन में। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं 660 पे स्विच हूँ। मीरा मेरे पास एक ऑप्शन थी, लेकिन मीरा मुझे नॉन रजिस्टर्ड नहीं मिल रही थी, क्योंकि एट दैट टाइम वो एक हॉट केक की तरह सेल आउट हो रही थी। लेकिन इसकी मीरा से बॉडी का वेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी है। अच्छा। और ये ड्यूरेबल भी है मीरा से, अगर हम इसको कंपेयर करें। दैन आई डिसाइडेड कि इस प्राइस में आई थिंक मिलना मुश्किल है कोई और गाड़ी, लेट्स गो फॉर इट। सो मित्सुबिशी इके वैगन है ये, निसान डेज और मित्सुबिशी इके वैगन के दोनों का जो प्लेटफॉर्म है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कंपनी की ब्रांडिंग में इसको निसान जो है वो भी यूज़ कर रहा है विद द नेम ओटी, निसान ओटी। उसमें सारा कुछ सेम है, लेकिन उसका लोगो जो है आपका चेंज हो रहा है। बाकी इंटीरियर वाइज उसका एक्सटीरियर एवरीथिंग इज़ सेम। अच्छा, एक्सटीरियर में ना ये बाकी जापानीज़ कार से ना बहुत ज़्यादा ब्लैंड लगती है, सॉरी टू से, लेकिन थोड़ी सी बॉक्सी सी है ये। तो उस टाइम आपने ये नहीं कहा कि बाकी जो जापानी होती है उनमें, जैसे होंडा की हैं कुछ या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आती है, उनमें थोड़े एक्सटीरियर में ना बड़े बेल्स एंड विसल्स होते हैं, एलईडी लगी होगी, या चलें ये तो फर्स्ट जनरेशन उसको छोड़ें, लेकिन थोड़े बहुत कर्व्स वगैरह तो होते हैं और रिम्स वगैरह भी लगे होते हैं। तो आपने इसमें कोई रिसर्च नहीं की थी? कर्व्स में उस टाइम अगर आप 2014 में देखें तो जो थोड़ी सी ज़्यादा 3 इयर्स थी, क्योंकि ये 2007 मॉडल है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी तकरीबन ये 2013 तक आई थी फर्स्ट इसी शेप के अंदर। 2007 के बाद इको हो गई थी, ये नॉन इको है। अच्छा, उसमें उन्होंने ग्रिल वगैरह चेंज की थी। लेकिन जहाँ तक बात है कि बॉडी का कर्व्स वगैरह, उसमें मैं ये कहूँगा कि जितना आप उसको फैसिनेटिंग टाइप की कार अगर चाह रहे हैं तो आपका बजट भी उस तरह इंक्रीज़ होना चाहिए। जितने गुड़ डालेंगे उतनी चाय मीठी हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक्सटीरियर के अंदर तो इतने कोई बेल्स एंड विसल्स हैं नहीं, लेकिन इंटीरियर मैंने इसका मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। तो इंटीरियर के अंदर ऐसी क्या डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती हैं? इसमें इंटीरियर अगर देखा जाए तो कुछ कार्स का आपके बिल्कुल स्टीयरिंग के ऑपोजिट साइड पे मीटर है। इसका मोस्टली जो 660 कार्स हैं उसमें सेंटर में इन लोगों ने एक तो मीटर दिया हुआ है। अच्छा। एज सच बहुत कोई आउट ऑफ द बॉक्स इंटीरियर नहीं है, बट स्टिल 4 इसकी फ्रंट पे वेंट्स हैं, ब्लोअर 2 ये हैं और एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। इसका एसी का मैंने लोगों से सुना है कि बहुत चिल है, तो एसी नो डाउट चिल है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, 660 कार आप कोई भी यूज़ करें इन हॉट समर्स तो
उसको थोड़ा सा टाइम लेता है गाड़ी को कूल डाउन करने के लिए। द रीज़न बिहाइंड दैट, एक तो इंजन छोटा है, प्लस कंपेयर करें इसी टाइप की हमारी जो पाकिस्तानी बिल्ड कार्स हैं उनसे फार बेटर है इस चीज़ का। जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है और मच मच बेटर देन। इसके अंदर इको आइडल का फीचर है? नहीं, इको आइडल 2008 में आई थिंक आई थी, तो मेरा ये 2007 मॉडल है लेट, तो उस टाइम मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, अदरवाइज़ मैं कोई इको में स्विच कर जाता। अच्छा, उसका एक फ़ायदा तो आपको हुआ होगा कि इसका वो जब आप एक्सीलेटर पर प्रेस करते हैं तो एसी पावर कट ऑफ नहीं करता है, या सिग्नल्स वगैरह पे आपको वो तंग नहीं करती, ट्रिपिंग नहीं होती। इको में बहुत ज़्यादा ट्रिपिंग होती है, इसमें ट्रिपिंग नहीं होती, तो एसी भी सही इसमें ट्रिपिंग नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, इंटीरियर के अंदर वापस आते हैं, हम थोड़ी दूर चले गए, तो ये मुझे सीवीटी लग रहा है वैसे इसका गियर बॉक्स। सीवीटी ही है इसका, सीवीटी है, सीवीटी गियर बॉक्स है। साथ कोई उस साइड पे कोई कंट्रोल्स वगैरह, एयर फॉग लैंप्स इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, साइड मिरर्स, प्लस आप इसके जो हेड लैम्प्स हैं, आप उसको अप डाउन तो आपकी हाई एंड लो बीम हो जाती है, बट लो के साथ साथ आपको मज़ीद इसको लो कर सकते हैं। हेडलाइट एडजस्टमेंट होगी इसके अंदर? यस, हेडलाइट एडजस्टमेंट है, प्लस इसके साथ जो है आपका जो ड्राइविंग सीट है इसमें हीटिंग सिस्टम है इसका, ओनली इन द ड्राइविंग सीट। सही है। अच्छा, अभी कितने में की मिल रही है? मैं जरा रेफरेंस बनाना चाह रहा हूँ कि उस टाइम पे तो चलो सस्ती थी, आज कितनी? अभी अगर आप कह लें कि बम्पर टू बम्पर जेन्युइन हो अगर, और कोई उसमें एक्सीडेंटेड ना हो, माइनर स्क्रैचेस आपको पता है लाहौर में या किसी भी सिटी में तो पड़ते रहते हैं एक्सटीरियर में, तो अराउंड लाइक 12 लाख तक आपको एक रीजनेबल कार मिल जाती है, जस्ट बाय एंड ड्राइव वाली। ज़्यादा कोई साफ़ होगी तो 13 हो जाएगी, 12-13 लाख के। एग्जैक्टली, 12-13 लाख में हीटेड सीट्स, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, इसमें तो कुछ भी नहीं आता पाकिस्तान में। ऐसा ही है। अच्छा, कैबिन ना इसका बड़ा रूमी है, अंदर बैठ के मुझे कोई लेग स्पेस में कोई मसला नहीं है। स्टोरेज भी मैं देख रहा हूँ, ऊपर भी डैशबोर्ड है, नीचे भी है, यहाँ पे भी एक कप होल्डर लगा हुआ है, तो स्पेस वाइज तो मेरा नहीं ख्याल इस गाड़ी के अंदर मसला है। तो आप इसको रख रहे हैं, विद फैमिली भी चला रहे होंगे, तो स्पेस वाइज यूटिलिटी पूरी कर देती है अपनी? यस, फैमिली भी है मेरी, और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे भी ट्वाइस अ ईयर जाते हैं। अच्छा। अराउंड लाइक 400 to 450 किलोमीटर वन साइड, तो उसमें हमारे तकरीबन 2 स्टॉप होते हैं। लेकिन ये है कि कभी इसने प्रॉब्लम नहीं किया लॉन्ग ड्राइव में, बट ये चूँकि 660 सीसी है, इसलिए अगर इसको हम अबव 100 पे अगर हम इसको ड्राइव करेंगे तो इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। इट कम्स टू लाइक 10 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा, और अगर आप 100 से नीचे रख के चलाएं फिर तो तब आपको जो है 14 तक आप इसको विद इस ले सकते हैं इसकी एवरेज। अगर आप हाई ऑक्टेन मिक्स करते हैं तो इवन यू कैन गो फॉर लाइक 15 एज वेल। अच्छा, नहीं, फ्यूल एवरेज इसकी कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं है अक्रॉस द जापानीज, लेकिन आपको इनिशियली बहुत कम कैपिटल में एक मुनासिब गाड़ी मिल जाती है। यस, ठीक है, ये थोड़ा सा कैविएट है इस गाड़ी का, बिकॉज एक तो नॉन इको की वजह से, और प्लस जो इसके बाद जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई 2007 के बाद, वो फ्यूल एफिशिएंट कार्स भी हैं बेसिकली। सो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कहूँगा कि एक तो इसकी बॉडी भी हैवी है, इस वजह से भी आपका जो है फ्यूल एवरेज में प्रॉब्लम आती है इसकी। अच्छा, शहर के अंदर वैसे कितना करती है, जैसे इस ट्रैफिक के अंदर जा रहे हैं स्टॉप एंड गो? विद द सॉफ्ट पैडल यू कैन गेट लाइक 12 to 13 इवन। अच्छा अच्छा, सही। 12-13 शहर में हार्ड पंप से चलाएंगे तो शायद 10 तक चलेगी विद एसी। अच्छा, आपने कभी इसका काम शाम नहीं चेक करवाया, जैसे कि फ्यूल एवरेज अक्सर रिलेटेड होती है कैटालिटिक कन्वर्टर के साथ, तो जापानीज़ के अंदर जो फ्यूल एवरेज ड्रॉप हो रही होती है ना, उसका एक मेन कल्प्रिट वही होता है। मैंने मेरे एक हमारे फैमिली के ही जिस तरह लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो इसी तरह एक हमारी गाड़ियों का भी एक यस मैकेनिक है, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। उनको मैंने चेक करवाया था। अच्छा। लेकिन कुछ मैंने स्टडी भी किया था, एज सच इसमें कोई स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आफ्टर लाइक 3 years और 3.5 year मुझे एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस हुई थी। ये बेसिकली एक्सेलरेट करना बंद हो गई थी, मतलब 15 to 20 मैक्सिमम। अच्छा, उससे ऊपर जितना मर्जी फ्लोर कर लो जाती नहीं? यस, नहीं जा रही थी। देन आई कॉल्ड हिम और मैंने इसको कहा, उसने कहा आप मेरे पास ले आए, मैं इसको चेक करता हूँ। तो जब उन्होंने चेक किया तो इसमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर है बेसिकली वो चॉक हो चुका था। अच्छा। देन आई आस्क्ड हिम कि यार अगर तो ये वॉश आउट होता है तो आप इसको वॉश आउट कर दें
ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको मार्केट से न्यू मिल जाता है तो फिर गो फॉर इट ना, क्योंकि ये जापानीज़ है और जापानीज़ पार्ट उस टाइम बहुत ज़्यादा इतने थे नहीं, अदर ये देन किस टाइम की बात बिलालगंज। कर रहे हैं आप? ये 2017 तक की मैं बात कर रहा सही है। हूँ, बहुत ज़्यादा मिलते नहीं थे और ये ब्रांड वैसे न्यू। भी मेरा ख्याल है जापानी गाड़ियों में से भी ये थोड़ी रेयर है, ये वाला मॉडल। पाकिस्तान में कम है, पाकिस्तान में कम। बहुत कम है ये। ज़्यादातर लोग मीरा हम्म। पे स्विच हो रहे थे। तो आपने और फिर कैट डलवा लिया? कैट मुझे 3000 का पड़ा था और इट वाज जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, सही है। तो मैंने उसको रिप्लेस करवा दिया था। और वो दिन और आज का दिन इसमें कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना नॉकिंग का कोई प्रॉब्लम है। बाकी टाइमली मेंटेनेंस रहती है, स्पार्क प्लग्स की भी है, मोबिल ऑयल की भी है, फ़िल्टर्स की भी है, वो मैं टाइमली करवा लेता हूँ। सो अदर देन दैट मुझे कभी इसमें मेजर, जिस तरह आप कहते हैं मैकेनिकल वर्क, वो नहीं कभी मुझे। मतलब 15 सालों में भी इस गाड़ी ने कभी सड़क पे बीच में रोकना नहीं पड़ा आपको? नेवर इसको? नेवर। बेहतरीन हो गया। रिलायबिलिटी फिर मेरा ख्याल है इस गाड़ी की बेहतरीन है। वही देख रहे होते हैं लोग के लो बजट के अंदर जब उन्हें गाड़ी लेनी है तो वो लेके ख्वार ना हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। बेहतरीन हो गया। अच्छा, बड़ा खर्चा तो कोई नहीं निकालती, लेकिन रेगुलर मेंटेनेंस वाइज के जो पीरियोडिक होती है, इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, वो कितने कॉस्ट कर जाता है इस गाड़ी में? रेगुलर मेंटेनेंस अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपका मोबिल ऑयल है, ठीक है। स्पार्क प्लग्स हैं, हम्म, ऑयल फिल्टर्स हैं, एयर फिल्टर्स हैं। ठीक है। स्पार्क प्लग तो इट इज़ एडवाइज्ड कि आप 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज करवाएं या 30,000, तो वो बहुत ज़्यादा मंथली आई थिंक नहीं आपका होता है। लेकिन मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएं तो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और मोबिल ऑयल जो है वो बेसिकली ये 3 है जो अब इसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर आपने लोकल डलवाना है तो वो आई थिंक 2000 से स्टार्ट हो जाते हैं मोबिल ऑयल जो है, और 200-300 रुपये का आपका गार्ड का फ़िल्टर आई थिंक आ जाता है अब। लेकिन मैंने डे फर्स्ट से एक चीज़ मैंने अप्लाई की थी इसके ऊपर कि इसमें डे फर्स्ट से एक तो इम्पोर्टेड फ़िल्टर्स और इम्पोर्टेड ऑयल, सही है। इवन वो लोकली पैक्ड भी नहीं थे। स्टार्ट मैंने जो है 5W30 से स्टार्ट किया था, हेवोलिन, अच्छा। जो इंडोनेशियन है। उसके बाद आफ्टर 1 लाख मैं 5W40 पे स्विच हो गया। अभी मैं जर्मन ऑयल ही डलवा रहा हूँ इसमें, पहले मैं रेविनॉल डलवा रहा था। ठीक है। और अब जो प्रॉफी जो मुझे लास्ट मंथ मिला है दैट इज़ अराउंड 8900। 4 लीटर का पैक था उसमें, आता ही 4 लीटर का है। इसके अंदर तो 3 लीटर डलता होगा? इसमें 3 लीटर डलता है। और फ़िल्टर्स उन्होंने मुझे दिखाए थे जो कि 300-400 रुपये का भी था, 700-800 रुपये का भी था। तो मैंने एक अच्छे वाला फ़िल्टर 800 रुपये का लिया था, बिकॉज़ वो एयर प्रेशर से आपका थोड़ा बहुत क्लीन हो जाता है, तो इट कैन सर्व यू अराउंड लाइक 3 to 4 मंथ्स ईजीली। ठीक है। और जो ऑयल फ़िल्टर है अगेन मैंने जो डलवाया था वो इम्पोर्टेड था, दैट कॉस्ट में अराउंड 550 रुपीज़। तो टोटल आपको इसकी कितनी पड़ जाती है मेंटेनेंस, एक अमाउंट अगर मैं सम अप कर लूँ? अगर मैं इसको सारी अमाउंट को सम अप करूँ अराउंड 8000 मुझे कॉस्ट की थी, जिसमें मुझे 1 लीटर अभी भी मेरे पास सेव है। नेक्स्ट टाइम मैं वो 1 लीटर मोबिल ऑयल ऐड अप करूँगा। लेकिन अगर मैं इसको 4 मंथ्स में अगर चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं 5000 पे इसका मोबिल ऑयल चेंज करवा देता हूँ मैं। सो अगर उसको मंथली देखें तो अराउंड 2000 रुपीज़ मुझे पड़ता है, अदर देन अगर कोई इसका मैकेनिकल वर्क निकल आता है। लेकिन ये जो है ना, ये जो आपने सिनेरियो बताई वो है कि जब आप बेहतरीन पार्ट्स डलवाते हैं, अपनी मर्जी का काम कराते हैं सारा कुछ, एग्जैक्टली, तो यूजुअली मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार में इसकी हो जानी चाहिए। अगर कोई वर्कशॉप पे लेके जाता है और अपनी मर्जी का, जैसे हेवोलिन वगैरह के भी ऑयल्स ठीक हैं, बजाय वो जर्मन इम्पोर्टेड डालने के बजाय अगर तो नॉर्मल आपका बन जाता है। इवन 5000 तक आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, और इसमें कोई हार्म नहीं है इतना। अच्छा, इसकी अगली जो स्पेस है वो तो बेहतरीन है, बड़ी मज़े की है। जो पिछली लेग स्पेस है, कितने बंदे बैठ जाते हैं पीछे? थोड़ी सी गाड़ी लगती है कि विड्थ में थोड़ी सी कम है, तो अंदर बैठते हुए तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना इशू होना चाहिए। इसके विंडोज़ भी काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं और खुले खुले भी हैं, तो वो फील भी नहीं आ रही कि ज़रा क्लास्ट्रोफोबिक है। इसमें वैसे तो 4 पैसेंजर कार्स ही कहलाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जब तक 5 ना बैठे तो वो गाड़ी कंसीडर नहीं करते। 5वां बंदा ना बैठे गाड़ी फेल है। तो 3 इजीली नॉर्मल पर्सन, ठीक है, आप इसको इजीली बैठ जाते हैं। बूट स्पेस तो कॉम्प्रोमाइज़ ही होती है, लेकिन इसकी कैसी है? बूट स्पेस इसकी अच्छी है, मीडियम। आप जो ट्रॉली बैग्स होते हैं वो आप 2 इजीली, ग्रोसरी वाले आप उसके अंदर, नॉट ग्रोसरी वाले, जो ट्रैवलिंग बैग्स होते अच्छा, हैं जो मीडियम साइज़ के, आप 2 इजीली विद द स्टैंडिंग पोजीशन आप उसको
कर सकते हैं। जो सूटकेस टाइप होते हैं। Yes, इसको तो बेहतरीन हो गया। अच्छा, इतने लोड के साथ कभी नीचे लगी है या वैसे भी अगर लगती हो? जो हमारे स्पीड ब्रेकर्स हैं माशाल्लाह, वो इतने हैं कि बड़ी से बड़ी गाड़ी भी लग जाती है। ये तो फिर भी छोटी गाड़ी है। अच्छा, तो ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा मसला है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। अच्छा। और ये इतनी जल्दी बैठती नहीं है। इसके थोड़े से शॉक्स इसके हार्ड हैं, मे बी शायद इस वजह से भी हो सकता है। वैसे मुझे इसके शॉक सॉफ्ट लग रहे हैं। बाकी जो जापानी होते हैं खड़खड़ करती हैं खड्डों में। अभी हम कुछ खड्डों के ऊपर से गुजरे थे, मुझे तो इतना नहीं इसने तंग किया। इसकी सीट्स भी बड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। आप चला रहे हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये बाकी जापानी से बहुत बेहतर है। अच्छी गाड़ी ले ली आपने। थैंक यू। लेकिन ये है कि डेफिनेटली हर कार के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। मे बी शायद मैं किसी और कार में बैठूं और इसको कंपेयर करूं तो मुझे लगे कि यार इसके मुझे सस्पेंशन जो है थोड़ी सी हार्ड लग रही है। बट ओवरऑल जिस प्राइस में मैंने ली, मेरे पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं थी कि मैं जिसको अवेल कर सकता। मेरा ख्याल है इस टाइम पे भी अगर कोई बंदा 12-13 लाख रुपए लेके चलना चाह रहा है ना, अपनी पहली गाड़ी लेना चाह रहा है, तो बड़ी मजे की ऑप्शन हो सकती है। यस, आर्मरेस्ट आ रहे, फैक्ट्री सीटेड ही था मेरा ख्याल है। फैक्ट्री सीटेड है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर फीचर्स एसी आ जाता है। इसका मैनुअल है, लेकिन ठीक है, काम तो दे रहा है ना आपको। उसने आपने बताया कि कूलिंग भी बड़ी अच्छी है। जो कंपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ भी 2 हैं, वहाँ भी डैशबोर्ड के अंदर ही लगा हुआ है। डोर्स के अंदर भी अच्छी खासी जगह पे मौजूद है। लगेज स्पेस भी बेहतरीन, 2 सूटकेस आ जाते हैं, ठीक है। और लेग स्पेस भी बड़ी मज़े की है। तो मेरा ख्याल इस गाड़ी में वो सारी चीज़ें हैं कि एंट्री लेवल पे अगर कोई बंदा लेना चाह रहा है ना, तो उसको ये ना हो कि मैंने इतने पैसे लगाए कि मुझे फीचर्स नहीं मिल रहे। कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स मच बेटर ऑप्शन। जापानीज़ कोई भी कार अगर आप ले लें तो आई थिंक नॉट अ बैड आइडिया कि आप फर्स्ट कार ओनर बने उसके। साथ साथ बस मेंटेनेंस कराते रहें तो आपको इतना तंग भी नहीं करेगी। यस, ठीक है, बड़ा बेहतरीन है वैसे सिस्टम इस गाड़ी का तो। अच्छा, इसके अंदर एक सम अप करके ना लास्ट पे हमारे एक रिव्यू का रवायती तरीके है कि सारे जो स्पेक्स हैं ना गाड़ी के इकट्ठे करके एक दफ़ा बता दें, ताकि जाते जाते आप लोग थोड़ा सा फ़ायदा ले लें हमसे। अगर मैं इसको सम अप करूं तो उसमें ये है कि इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है। उसके बाद 2 एयर बैग्स हैं, फ्रंट पे ही है, एक पैसेंजर सीट का और एक ड्राइविंग सीट के साथ उसका। सेकेंडली एसी है, हीटिंग है। हीटिंग इसमें 2 टाइप की है, एक जो ड्राइविंग सीट है उसके वो हीटेड होती है और एक दूसरी नॉर्मल हीटिंग है। इसके साथ साथ इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। और जो हेडलैम्प्स हैं उसमें आप उसको 1 2 3 4 इसके नंबर्स हैं, जो मज़ीद आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं डाउन या हाई की। सेकेंडली इसमें ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जापानीज़ कार्स आती हैं 660 सीसी, उनमें स्टेप नहीं होती। इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें स्टेपनी आती है। स्पेयर टायर पड़ा हुआ है यहाँ पे। स्पेयर टायर छोटे पड़ा हुआ है। साइज वाला जो पतला होता है। उसमें उसकी प्रोफाइल चेंज है, बट इट सर्व द पर्पस, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बूट में रखी होती है स्टेपनी, तो इस वजह से ये बेटर एक ऑप्शन मुझे जो है वो नज़र आई। और लास्टली ये कि इस बजट में ये कार इस टाइम चूँकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, स्टिल अगर 12 लाख में किसी को मिल रही है नॉन एक्सीडेंटेड, आई थिंक ही और शी शुड गो फॉर इट। अगर उसको इको के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ इट्स 4 व्हील ड्राइव। अच्छा, इसलिए भी एवरेज कम है ना इसकी? यस, इस वजह से भी इसकी एवरेज थोड़ी सी कम है। ये 4 व्हील ड्राइव है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मेरे मैकेनिक ने मुझे बताया कि सर ये तो इसके नीचे शाफ्ट लगी हुई है, इट इज़ 4x4। और मैंने तजर्बे के तौर पे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी मज़ीद बेहतर करने के लिए मैंने शाफ्ट जो है वो मैंने ऑलमोस्ट अ मंथ उसको निकलवा दिया कि मैं देखूँ शाफ्ट निकलवा दी ऑपरेशनल 2 व्हील करके कि शायद ये मुझे एवरेज दे दे। बट इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं पड़ा, थोड़ा सा पड़ा था, 1-2 किलोमीटर का तो बड़ा ही होगा। यस। लेकिन आपने फिर वो वापस क्यों लगवाई? वो वापसी इस वजह से लगवाई कि इतना कोई मेजर डिफरेंस तो पड़ नहीं रहा था, तो कंपनी ने कोई सोच के लगाई होगी, तो इट्स बेटर कि आप इसको यूज़ करें। साइड पे ना एक टॉगल होता है, आप उसको ऑन कर दें तो वो ऑल व्हील ड्राइव पे चली जाती है, जैसे एवरी में आता है। नहीं, वो उस तरह की कोई चीज़ नहीं है इसमें। ये थ्रू आउट आप कह लें कि 4 व्हील ड्राइव ही बनती है। इस गाड़ी के लिए सवाल बनता तो नहीं है, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव है तो किक कैसी है इसकी थोड़ा चलाने में? बेटर देन अदर्स, बेटर देन 2 व्हील ड्राइव्स।
ग्रिप भी आपको ज़्यादा फील होती है? ग्रिप ज़्यादा बेटर होती है। मैंने अभी इसके टायर चेंज करवा लिए थे, पहले इसके स्टॉक टायर्स प्रोफाइल चल रहे थे। अभी चूँकि मैंने ट्रैवलिंग करनी थी आउट ऑफ स्टेशन, तो मैंने इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी वाइड करवाई थी जस्ट टू गेट द गुड ग्रिप, क्योंकि मोटरवे पे आपको पता है जब आप हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं तो थोड़ी सी बम्पी फील होती है, ये वॉबलिंग थोड़ा सा करती है। वो चीज़ उसमें मुझे नहीं फील हुई। मेरा ख्याल है टायर्स पर बहुत अंडररेटेड पार्ट है, लोगों को नहीं लगता, जितना लोग समझते हैं ना कि टायर से फ़र्क पड़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जिसकी वजह ये भी है कि मैंने टायर्स जो चेंज किए हुए हैं, मुझे उसकी वजह से भी थोड़ी सी एवरेज कम मिल रही है। साइज़ तो सेम है ना? साइज़ 13 इंच में ही है। 13 इंच है, बट थोड़े से वाइड है। कौन सी प्रोफाइल यूज़ करें? आई थिंक इट्स 165 65 13। ठीक है, सही हो गया। थैंक यू वहीद भाई, मेरा ख्याल है हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। थैंक यू आपका, आपने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। मेरा ख्याल है यूज़र्स को काफ़ी फ़ायदा होगा इस रिव्यू से। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहले आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।